गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अकाउंट पार्ट 1 में पाठ 8, पुरानी बुक में पाठ 8 और पुरानी बुक में पाठ 9 खाता बही और खतौनी तक सीख लिया है। दोस्तों, खाता बही और खतौनी में नए सिलेबस के अनुसार सिर्फ हमें रोज नामचा पर से खतौनी और उसके लिए हमने उदाहरण नंबर 1 किया है और स्वाध्याय के भी एक प्रश्न को किया है। उतना पर्याप्त है, उतना इनफ है। उसके अलावा आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो एक उदाहरण नंबर 2 और एक क्वेश्चन उसके आगे का आप एक कर सकते हैं। बाकी जितना हमने किया है उतना पर्याप्त है। आज की वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम शुरू करने जाने वाले हैं एक नया पाठ। बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान चैप्टर है, वो आपको आसानी से आ जाएगा और आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो हमारे पाठ का नाम है, चलिए शुरू करते हैं, पाठ 9। पुरानी बुक के हिसाब से अभी हम लोग चल रहे हैं क्योंकि अधिकांशतः लोगों के पास पुरानी बुक है। खैर, उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। नई बुक में बस एक पाठ का क्रम अलग है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो पाठ 9 पुरानी बुक के हिसाब से और पाठ 10 नई बुक के हिसाब से, जिसका नाम है सकल तलपट। जिसका नाम क्या है दोस्तों? सकल तलपट। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मेन बैलेंस शीट तैयार करने से पहले यानी पक्की तलपट तैयार करने से पहले हमें सकल तलपट की आवश्यकता होती है। अगर आपको याद होगा तो हमने पाठ 1 में हिसाब तैयार करने के सोपान, वो अलग अलग स्टेप थे कि सबसे पहले हमें वाउचरों को एकत्र करना है, फिर व्यवहारों को वर्गीकरण करना है, उस पर से रोज नामचा सहायक बही तैयार करना है, उस रोज नामचा और सहायक बही से खतौनी करना है, खतौनी के जो खातों की शेष प्राप्त होती है उस खातों की शेष पर से सकल तलपट तैयार करना है और सकल तलपट और समायोजनों की सहायता से वार्षिक हिसाब तैयार करना होता है। तो पक्की तलपट तैयार करने से पहले एक कच्ची तलपट, जिसको सकल तलपट को कच्ची तलपट भी कहते हैं, ट्रायल बैलेंस, वो हमें तैयार करना पड़ता है। तो सबसे पहले सकल तलपट क्या है उसका अर्थ देखते हैं। सकल तलपट का अर्थ, सकल तलपट यह खाता नहीं बल्कि पत्रक है। खाता नहीं मतलब खाने वाला खाता नहीं। सकल तलपट यह खाता यानी अकाउंट, खाता नहीं है बल्कि पत्रक यानी स्टेटमेंट है। सकल तलपट यह खाता नहीं है बल्कि पत्रक है जो खातों की उधार शेष और जमा शेष गाणितिक दृष्टि से सही है यह दर्शाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सकल तलपट यह खाता नहीं है बल्कि पत्रक है। पहला लाइन, उसको हम छोटे छोटे भागों में बांट देंगे तो आसानी से याद कर पाएंगे। तो 3 अलग अलग भागों में बांट देते। पहला भाग, सकल तलपट यह खाता नहीं है बल्कि पत्रक है। याद रहेगा, सकल तलपट यह खाता नहीं है बल्कि पत्रक है जो खाते की उधार शेष और जमा शेष गाणितिक दृष्टि से सही है यह दर्शाता है। इतना 2 ही लाइन का है। एक तरह से देखा जाए तो सकल तलपट यह खाता नहीं है, पत्रक है, क्या करता है? जो खातों की उधार शेष और जमा शेष गाणितिक दृष्टि से सही है ऐसा दर्शाता है। अब उसके नीचे एक नोट भी है कि गाणितिक दृष्टि से सही होने के लिए क्या शर्त है। तो सकल तलपट गाणितिक दृष्टि से सही हो उसके लिए उसके उधार पक्ष और जमा पक्ष का योग समान होना चाहिए। सकल तलपट या गाणितिक दृष्टि से सही हो उसके लिए जरूरी क्या है कि उसके उधार पक्ष और जमा पक्ष का योग समान होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि सकल तलपट गाणितिक दृष्टि से सही कब होता है या सही होने के लिए क्या जरूरी है। तो सकल तलपट गाणितिक दृष्टि से सही हो इसके लिए जरूरी है कि उसके उधार पक्ष और जमा पक्ष दोनों पक्षों का योग कैसा होना चाहिए दोस्तों? समान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सकल तलपट तैयार करने की पद्धति, तो सकल तलपट तैयार करने की अलग अलग 2 पद्धतियां हैं। पहला है योग की पद्धति और दूसरा है शेष की पद्धति। तो खैर, योग की पद्धति आपको पूछेंगे नहीं क्योंकि इतना आसान नहीं होगा कि उन्होंने उधार शेष और जमा शेष दिया हो, सिर्फ आपको जोड़ लेना है, तो उतना आसान आपको नहीं पूछेंगे। हमें जो पूछने वाले हैं, जो हम सवाल करने वाले हैं, कौन सी पद्धति से करने वाले हैं? शेष की पद्धति से करने वाले हैं। अलग अलग खातों का नाम आपको दिया होगा, वो खातों का नाम आपको देखकर लिखना है। उसके बाद जो खाता का उधार शेष होता है उसे उधार में लिखना है, जिस खाते का जमा शेष होता है उसे हमें जमा में लिखना है। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन से खाते का उधार शेष होगा और कौन से खातों का जमा शेष होगा। तो ये हम कैसे पता करेंगे? तो हमने पाठ 3 रोज नामचा सीखा है, उसमें अलग अलग, उससे पहले पाठ 2 व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार, और उसमें खातों के उधार जमा के नियम सीखे हैं। उसके अनुसार हम लोगों ने कौन सा खाता उधार होगा और कौन सा खाता जमा होगा और लगभग सीख लिया था। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, आपकी
आसानी के लिए कि कौन कौन सा खाता उधार हो सकता है और कौन कौन सा खाता जमा हो सकता है। उससे पहले सकल तलपट का नमूना, ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि सकल तलपट कैसे बनता है। तो सकल तलपट के नमूने के लिए ऊपर पहले हेडिंग श्री डैश डैश डैश, यानी मैंने जो भी नाम दिया होगा सवाल में, मुकेश भाई, रमेश भाई, जो भी, तो श्री मुकेश भाई, रमेश भाई, जो भी नाम दिया होगा उनका नाम का तारीख 31/3 जो भी दिया होगा, 2015, 16, 17, 18, जो भी 31/3, लेकिन आखिरी वाली तारीख जरूर होगी 31/3 2015 है तो 15, 17 है तो 17 के दिन का सकल तलपट। और फिर फॉर्मेट में खाते का नाम, जो भी आपको सवाल में दिया होगा वो सब देख कर लिखना है। खाते का नाम, खाता पृष्ठ, उधार शेष, जमा शेष। खाते का नाम पहले आपको देख कर लिख लेना है और उसके बाद जो खाते की उधार शेष है उसकी रकम उधार में लिखनी है, जिस खाते की जमा शेष है उसकी रकम जमा में लिखनी है। अब कौन सा खाता उधार होगा और कौन सा खाता जमा होगा, आपकी सुविधा के लिए मैं आपको याद दिलाने के लिए लिख दे रहा हूं। कोई भी संपत्ति उधार होता है, कोई भी संपत्ति, जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार, लेनी हुंडी, कोई भी संपत्ति उधार होता है। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं नोट करके, संपत्ति कोई भी होगा तो उधार होगा। अब संपत्ति उधार होगा, संपत्ति में आप मोस्ट ऑफली आप क्या जानते हैं, तो आप जानते हैं जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर। लेकिन आपको बता दूं कि जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, वाहन, मोटर कार, अदृश्य संपत्तियां भी है, ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो सब संपत्ति में आता है। उसके अलावा स्टॉक, देनदार, लेनी हुंडी, ये सब भी संपत्ति में ही आता है दोस्तों। तो याद रखिएगा संपत्ति में क्या क्या आता है। तो बड़ी बड़ी संपत्तियां, जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, जिसको हम दृश्य स्थिर संपत्ति और दृश्य संपत्ति कहते हैं। उसके अलावा अदृश्य संपत्ति, ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। उसके अलावा विनियोग, चालू संपत्ति में रोकड़ शेष, बैंक शेष, स्टॉक, कोई भी स्टॉक यानी बचे हुए माल को हम स्टॉक कहते हैं, वो हमारे लिए संपत्ति है। चाहे वो माल सामान का स्टॉक हो, स्टेशनरी का स्टॉक हो, विज्ञापन सामग्री का स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक होगा तो संपत्ति में आता है और उसकी कौन सी शेष होती है, उधार शेष होती है। उसके अलावा कोई भी खर्च होगा तो वो भी उधार शेष कहलाएगा। कोई दायित्व होगा, दायित्व यानी कर्ज, तो उसकी जमा शेष होगी। अब हम कैसे पहचानेंगे कि दायित्व है, तो लेनदार, देनी हुंडी, कोई भी चुकाना बाकी खर्च है, या उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ये सब किस में आता है, दायित्व में आता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, लेनदार, देनी हुंडी, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, चुकाना बाकी कोई भी खर्च होगा तो ये दायित्व में आएगा। उसके अलावा आवक, प्राप्त ब्याज, प्राप्त भाड़ा, प्राप्त लिखा होगा मतलब वो आवक में आएगा और वो भी क्या कहलाएगा, उसकी भी कौन सी शेष होगी, जमा शेष होगी। अब सवाल कैसे करना है दोस्तों, सवाल कैसे होगा और कैसे करना है, तो इसके लिए स्वाध्याय के प्रश्नों का आप देख सकते हैं। उसमें खातों का नाम दिया होगा और आपको लिखा होगा, खातों की शेष दी होगी रकम के साथ, और आपको लिखा होगा कि इस पर से सकल तलपट तैयार कीजिए। तो आपको ऐसा एक फॉर्मेट बनाना है, बहुत ही आसान है। पहले जितने भी खाते के नाम दिए हैं सब देख देख कर लिख देना है, जैसा सवाल में दिया पूरा का पूरा देख देख कर लिख देना है। उसके बाद जो उधार में आएगा जो उसका शेष उधार होता है, जैसे खरीदी, तो खरीदी हमेशा उधार, यहां भी लिख दे रहा हूं मैं, खरीदी और बिक्री वापसी, ये भी ध्यान रखिएगा, खरीदी और बिक्री वापसी उधार। उसी का ठीक उल्टा बिक्री और खरीद वापसी, बिक्री और खरीद वापसी क्या होगा, जमा। ठीक है, तो जैसे खरीदी, तो खरीदी लिख देना है, बिक्री, खरीद वापसी, बिक्री वापसी लिख दिया हमने सब। अब खरीदी क्या होता है, उधार, तो जैसे मान लीजिए 15,000 दिया है तो खरीदी उधार में 15,000, जमा में डैश। बिक्री 20,000 दिया है तो बिक्री जमा में, जमा शेष होती है उसकी, तो जमा में 20,000, उधार में डैश। तो ऐसे करना है और लास्ट में अपने आप उधार शेष और जमा शेष, अगर आपने सही किया होगा तो उधार शेष और जमा शेष का योग कैसा आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो कल से हम इसके प्रश्नों को करेंगे, 3-4 ही प्रश्न हैं दोस्तों जो हमें करना है, और आसानी से हम लोग ये पाठ 2 से 3 दिन में पूरा कर लेंगे। थैंक यू सो मच।